Welcome to my YouTube channel Royal Story Zero New Story Start. Chapter 1 भाई भान। दीवार घड़ी में भले ही अभी 11:15 बजे थे, लेकिन सुशील के चेहरे पर अब 12 बज रहे थे। उसके माथे से पसीने की बूंद टपकने लगी। आंखों में भय, आशा और दर्शक के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसका पूरा शरीर पतझड़ में सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसका सिर घूम रहा था। उसे लगा कि वह बेहोश होकर गिर जाएगा। टेलीफोन का रिसीवर अभी भी उसके हाथ में पकड़ा हुआ था। अचानक एक धीमी क्लिक ध्वनि उसके कानों से टकराई। यह आवाज सुनते ही उसके भी होश उड़ गए। वह ठीक ठीक समझ गया कि इस आवाज का मतलब क्या है। उसी वक्त किसी ने पैरेलल फोन का रिसीवर पालने में रख दिया था और ये पैरेलल फोन उसकी बहन सुधा के कमरे में था। तो क्या सुधा ने फोन पर बातचीत सुनी? यह विचार मन में आते ही उसका मन कांप उठा। उसी समय सुधा ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और ड्राइंग रूम में चली गई। सुशील अवाक उसे देखता रह गया। रिसीवर अपने आप उसके हाथ से छूटकर पालने में चला गया। सारी दुनिया की नफरत मानो सुधा के चेहरे पर उतर आई हो। उसकी अंगारे की तरह जलती हुई आंखें नफरत से भरी हुई थीं। सुशील के गले से चीख जैसी आवाज निकली। उससे मुंह चुराना लाल हाथ पकड़े गए चोर की तरह हो गया। मैं आपकी कोई दलील नहीं सुनना चाहता। इससे पहले कि सुशील अपने बचाव में कुछ कहते, सुधा रुक्षा आवाज में बोल पड़ी, मैंने सब कुछ सुना है। अब तक मुझे केवल ये संदेह था कि आप जैकूबी व्यवसाय में अपराधी थे, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप उस बिजनेस में इतने निचले स्तर तक जा सकते हैं। और ये कहते कहते उसकी आवाज भर आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने छालों को दबाने के लिए साड़ी का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। समझने की कोशिश करो, क्या आप अपराधी नहीं हैं? इस पर मौजूद प्रत्येक मूल्यवान वस्तु, साज सामान, फर्नीचर, बैंक बैलेंस आदि अपराध से अर्जित धन से नहीं, बल्कि ईमानदारी के पसीने से अर्जित किया गया है। ये सुनने के बाद कि आप ब्लैक टाइगर के आदेश पर अपने सबसे अच्छे दोस्त को मारने जा रहे हैं, मैं आप पर क्या भरोसा करूं? और हत्या भी किसकी? वही मित्र जिसने मुसीबत के समय आपका साथ दिया, जिसने सहारा देने के लिए आपके सामने हाथ फैलाया और आप उसी हाथ को काट देना चाहते हैं। जब सारी दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया, तब श्रीकंठ ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तुम्हें सांत्वना दी। इतना ही नहीं, उन्होंने गरीबी से बाहर निकलने में हर तरह से मदद भी की। उसने इतना कुछ किया था जितना कोई सगा भाई भी नहीं कर पाता। जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। सुधा तिरस्कारपूर्ण आवाज आई, आज तुम्हारे मुंह से यह शब्द गाली जैसा लगता है। आज मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैं आपकी बहन हूँ। सुशील ने कर्कश स्वर में कहा। क्रोध की अधिकता के कारण उनके नथुने फड़कने लगे। उसकी मुठियां मुड़ी हुई थीं। वह मानो जमीन को रौंदता हुआ आगे बढ़ा और सुधा के पास पहुंच गया। सुधा, उसने उसके कंधे हिलाते हुए क्रोधित स्वर में कहा, सच्ची बातें जाने बिना किसी पर इस तरह आरोप नहीं लगाना चाहिए। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो एक पल में सब कुछ भूल गया और हमारा पवित्र रिश्ता तोड़ दिया। हमारे माता पिता बचपन में ही मर गए थे। उस समय तुम 4 वर्ष की थी और मैं तुमसे 5 वर्ष बड़ा अर्थात 9 वर्ष का था। 9 साल के बच्चे का क्या कसूर? उस उम्र में बच्चों के लिए अपना बोझ उठाना मुश्किल होता है, लेकिन इतनी कम उम्र में भी मैंने तुम्हें बोझ नहीं समझा। मैं कुछ भी बढ़ता तो आपका पेट भरने के बाद ही खाता था। मैं तुम्हें छाया देने के लिए भीषण गर्मी में सेक रहा था। 9 साल का सुशील रोज सुबह 5 बजे घर घर जाकर अखबार बांटता था और दोपहर को आकर खाना बनाता था, आपको स्कूल छोड़ता था और वहां से सीधे रेलवे स्टेशन पर काम करने चला जाता था। आपकी शिक्षा की खातिर मैंने अनपढ़ होना स्वीकार कर लिया। भले ही मुझे फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे, फिर भी मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें स्कूल या कॉलेज में किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मैंने समाज की गालियां और ताने सुना, लेकिन किसी को अपने ऊपर उंगली नहीं उठाने दी। और आज तुम्हें मुझे भाई कहने में शर्म आ रही है। मेरे मुंह से निकला दीदी शब्द तुम्हें गाली जैसा लगता है। सुधा स्तब्ध होकर सुशील की ओर देखने लगी।
सुशील के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ अवसाद भी साफ नजर आ रहा था। सुशील कहकर सुधा उससे लिपट कर कराहने लगी। सुशील का गुस्सा कपूर की तरह उड़ गया। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ सुधा। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, लेकिन मैं ब्लैक टाइगर के आदेशों का पालन करने में असहाय हूँ। लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि श्रीकांत तुम्हारा मित्र है? मैं कुछ भी नहीं भूला। मुझे अभी भी तुम्हारे हाथ पीले करने हैं और उसके लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है। तो क्या ये तुम्हें मार डालेगा? सुधा ने भयभीत स्वर में पूछा। हाँ, और उसके लिए मुझे मारना बहुत मुश्किल नहीं है। सुशील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ब्लैक टाइगर हर छोटे बड़े अपराधी को थर्रा देता है। विशालगढ़ के बड़े बड़े तस्कर भी उसके नाम मात्र से काम पुटते हैं। मेरे जैसे आदमी को मारना उसके लिए मामूली काम है। पर तुम ये ब्लैक टाइगर की चंगुल कैसे फंस गए? सुशील कुछ कहने के लिए अपने होठ खोलता है, तभी अचानक नीचे से कार के हॉर्न बजने की आवाज आती है। वे लोग आ गए। सुशील डरते हुए बोला। कौन? नसीर और रहमान। उन लोगों के साथ ही मुझे जाना है, मैं फिर आके तुम्हें सब बताता हूँ। सुशील, क्या तुम श्रीकांत को मारकर अपनी अंतरात्मा का सामना कर पाओगे? क्या आप इस अक्षम्य अपराध के लिए स्वयं को क्षमा कर सकते हैं? सुशील, अपनी ही नजरों में कमजोर होने के बाद इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। पागलपन छोड़ो। यदि मैं ब्लैक टाइगर का आदेश नहीं मानूंगा तो मेरी जान के साथ साथ तुम्हारी भी जान खतरे में है। हम यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं। तभी हॉर्न की आवाज फिर गूंजी। सुशील उछल पड़ा। यह असंभव है सुधा। उन्होंने सुधा को एक तरफ धकेलते हुए कहा, मुझे भावनात्मक बंधनों में बांधने की कोशिश मत करो। ब्लैक टाइगर का दूसरा नाम मौत है और मौत के पंजे से कोई भी कभी नहीं बच सकता। पर मैं अभी आपकी बात नहीं सुन सकता। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह अपने लिए नहीं बल्कि आपके फायदे के लिए करता हूँ। सुधा चुपचाप उसे देखती रही। तीसरी बार हॉर्न बजा। सुशील के चेहरे पर कांपता हुआ भाव प्रकट हुआ। उसने तुरंत दरवाजा खोला और चला गया और जल्दी से नीचे जाके कार के सामने आ गया। कार के पास दो आदमी खड़े थे। दोनों ही लंबे कद के और सख्त बॉडी के थे। उनके चेहरे से आती क्रूरता उनके बदमाश या गुंडा होने का दावा करता था। तुझे नीचे आने में बहुत देर लगी, नसीर ने सुशील से कहा। मैं तैयार हो रहा था, सुशील हाफते हुए बोला। क्यों? हम क्या तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे तो तैयार होने में देर लगे? रहमान ने उसे गिरते हुए कहा। चल बैठ। सुशील और नसीर दोनों पीछे बैठे थे और रहमान ड्राइविंग कर रहा था। तुझे क्या करना है तुझे पता है ना? नसीर ने सुशील को देखते हुए पूछा। सुशील ने हाँ में सर हिलाया। क्या करना है? नसीर ने पूछा। श्रीकांत का खून। राइट। तुझे मानेक अपार्टमेंट में अपनी बीवी के साथ रहते श्रीकांत को मारना है। नसीर ने कहा। मैं जानता हूँ, सुशील डर के साथ बोला। उसके आगे श्रीकांत की पत्नी नीता का चेहरा आने लगा। अभी 1 साल पहले ही तो उन्होंने शादी की थी और आज उसने अपने हाथ नीता के पति श्रीकांत को मारना था। ये विचार आने से उसका दिल भारी हो गया। वो अपने आप से नफरत करने लगा। उसे एक ऐसे इंसान का कत्ल करना था जो उसका परम मित्र था, जिसने भले ही गलत रास्ते से उसको पैसा कमाना सिखाया था, पर इस काम में फंसने के बाद उसकी ही परिस्थिति ऐसी आ गई कि उसको श्रीकांत का खून करना था। तू किस सोच में गुम हो गया? नसीर ने उसे टोकते हुए बोला। कुछ नहीं, सुशील घबराते हुए बोला। तू पलटने की तो नहीं सोच रहा ना? नसीर ने घूरते हुए पूछा। कैसा पलटना? सुशील ने डरते हुए पूछा। एंड टाइम पर तूने ट्रिगर नहीं दबाया तो? नसीर, मैं क्यों ऐसा करूँगा? सुशील ने कहा। हाँ ये भी है, तू क्यों ऐसा करेगा? तुझे पता है तूने ऐसा कुछ किया तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा। जो तूने कोई भी गड़बड़ की तो तेरे शरीर में इतनी गोलियां बरसेगी कि तेरी लाश का पोस्टमार्टम कर रहा डॉक्टर भी थक जाएगा, समझे? हाँ सुशील, ले ये रिवॉल्वर। नसीर ने अपनी पॉकेट में से एक रिवॉल्वर निकल के उसे देते हुए कहा। रिवॉल्वर? सुशील घबराया। लो, कर लो बात।
तुझे देखते ही श्रीकांत परलोक नहीं चला जाएगा, उसे वहां तक पहुंचने के लिए रिवॉल्वर जरूरी है। नसीर, सुशील ने कांपते हैं हाथों से रिवॉल्वर ले ली। इसमें 6 गोलियां हैं। नसीर फिर से बोला, और गोलियां छोड़ने जरासी भी कंजूसी नहीं करनी है, सभी की सभी गोली उसके सीने में उतारनी है। सुशील ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। क्या होगा? क्या सुशील श्रीकांत को मार देगा या खुद फंस जाएगा ब्लैक टाइगर की चंगुल में? और कौन है ये ब्लैक टाइगर? क्यों सुशील को श्रीकांत जैसे अपने परम मित्र को मारना पड़ रहा है? नसीर और रहमान कौन है? चैप्टर 2 माने का अपार्टमेंट। कार अब बंदर रोड विस्तार में पहुंच गई थी। कार रोको, सुशील ने अचानक से कहा। क्यों, क्या हुआ? नसीर ने पूछा। मुझे बाथरूम जाना है, सुशील। बस, अभी से बाथरूम लग गई। तू गोली चला भी पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। प्लीज, सुशील ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नसीर के कहने से रहमान ने कार रोक दी। जा, जल्दी से आना, एक तो पहले से ही देर हो गई है। सुशील हमें सर हिला के धीरे से कार से नीचे उतरा। वो कार से थोड़ा दूर जाने लगा। वहाँ साइड में एक 6 फुट की ऊंची दीवार थी। ये दीवार पार करके पीछे की सड़क से वो माने का अपार्टमेंट जल्द से पहुंच सकता था। जब कार को लंबा चक्कर काट के माने का अपार्टमेंट की तरफ जाना था, सुशील के कानों में रह रहकर सुधा की आवाज गूंज रही थी। सफल होने में उसको सबसे ज्यादा श्रीकांत ने ही उसका साथ दिया था। उसको मार के को कभी अपनी अंतरात्मा का सामना नहीं कर पाएगा। ये शब्द न सिर्फ सुशील के दिमाग में बल्कि दिल पर भी चोट करने लग। उसका दिल कांप उठ। हत्या करने के बाद उसे जीवन भर अपनी ही छाया से डरना होगा। उसे ब्लैक टाइगर के हाथों का खिलौना बनना होगा और एक हत्या करने के बाद उसे दूसरी हत्या करनी होगी, और अगर वह एक बार इस जाल में फंस गया तो जिंदगी भर इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक उसने एक निर्णय लिया, श्रीकांत की हत्या न करने का फैसला। इस फैसले के बाद उनके मन का बोझ काफी हल्का हो गया। बेशक ये जानते हुए कि वह अब क्या करने वाला है, वह जानता था कि रहमान उसका जीना हराम कर देगा। उसने कार को ध्यान से देखा। उस पर किसी का ध्यान नहीं था। सुशील ने आंख से दीवार की ऊंचाई मापी। इसके बाद वह तुरंत दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया और बिना एक पल की भी देरी किए मानेक के अपार्टमेंट की ओर भाग गया। नसीर, तभी नसीर के कान में रहमान की चिल्लाहट भरी आवाज आई। वो इंसान दीवार कूद के भाग गया। जवाब में नासिर ने क्या कहा, सुशील ने सुना नहीं। वह ऐसे दौड़ रहा था मानो उसने किसी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया हो। निस्संदेह वह ये भी जानता था कि आने वाली मुसीबत इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली। श्रीकांत को सचेत करके वह जल्दी से सुधा को लेकर विशालगढ़ से दूर चला जाना चाहता था। लेकिन सिर्फ चाहने से क्या बदला जा सकता है? ये भगवान नहीं था। जैसे ही माने का अपार्टमेंट में पहुंचा, वह हौंफने लगा। उसकी सांसें धमनी की भांति ऊपर उठ रही थीं। बिल्डिंग के गेट पर पहुंचकर उसने अपनी शर्ट की आस्तीन से अपने चेहरे का पसीना पोंछा और अंदर चला गया। रास्ते में उसे एक चौकीदार मिला। उसने श्रीकांत के दोस्त के तौर पर उसे जानता था। अरे सर, आप इतनी रात को? चौकीदार ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, सुशील ने हड़बड़ी में कहा। तुरंत पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाओ। पुलिस को? चौकीदार ने घबराकर पूछा। हाँ, पर क्यों? श्रीकांत की जान खतरे में है। अगर तुमने तुरंत पुलिस को फोन नहीं किया तो कुछ ही मिनटों में 2 गुंडे यहाँ आ जाएंगे और तब न तुम बचोगे या न मैं बचूंगा या श्रीकांत भी नहीं बच पाएगा। मैं अभी पुलिस बुलाऊंगा। सुशील तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए 3 सीढ़ियां एक साथ चढ़े और श्रीकांत के फ्लैट के सामने रुककर अपनी उखड़ी सांसों को संभालने की कोशिश करने लगे। उसी समय गैलरी के नीचे सड़क पर दूर से आती एक कार की हेडलाइट दिखाई दी। रहमान और नसीर उनकी आशा के विपरीत शीघ्र ही वहां पहुंच गए। ये दोनों कार में थे। सुशील ने घंटी बजाई और दूसरे हाथ से दरवाजा खटखटाते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाया, दरवाजा खोलो श्रीकांत। उसकी चिंतित निगाहें लॉबी के अंत तक पहुंच रही थीं। वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। तभी फ्लैट की लाइट जली और दरवाजे की ओर कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? अंदर से श्रीकांत की आवाज गूंजी। मैं।
सुशील, दरवाजा खोलो। तुरंत दरवाजा खुल गया। सुशील ने तुरंत उसे एक तरफ धकेल दिया और अंदर चला गया और जल्दी से फिर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके खिलाफ पीठ झुकाकर गहरी सांसें ली। इसी बीच श्रीकांत की पत्नी बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। श्रीकांत और नीता दोनों के चेहरे पर भ्रमित भाव थे। सुशील, क्या हुआ? आखिरकार श्रीकांत ने पूछा। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? वह लोग तुमको मार डालेंगे। सुशील कांपते हुए बोला। के कौन? श्रीकांत ने चौंकते हुए पूछा। नीता का चेहरा भी बेहद गंभीर हो गया। नासिर और रहमान, वो दोनों जहांगीर के गुंडे हैं। हाँ, लेकिन वे लोग मुझे क्यों मारेंगे? मेरी उनसे क्या दुश्मनी है? मैं यह नहीं जानता। सुशील भड़क गया। लेकिन वे तुम्हें मारने के लिए यहाँ आ रहे होंगे। यहाँ आने से पहले मैंने नीचे चौकीदार को पुलिस बुलाने के लिए कह दिया है। पुलिस आने तक तुम्हारी, मेरी और नीता भाभी की जान खतरे में है। हे भगवान, श्रीकांत ने घबराई हुई आवाज में कहा। ये क्या कह रहे हो सुशील? मैं सच कह रहा हूँ। तभी बाहर लॉबी में भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। पदचाप गूंज उठी। वो लोग आ गए। इतना कहते ही सुशील के चेहरे का रंग उड़ गया। श्रीकांत की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन नीता के चेहरे पर डर या घबराहट की जगह असमंजस और दुविधा के भाव थे। कदम फ्लैट पर आकर रुक गए। सुशील और श्रीकांत के होश उड़ गए। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। कौन है? आखिर श्रीकांत ने कांपते हुए पूछा। पुलिस। दरवाजा खोलो। दरवाजा मत खोलना, सुशील ने धीरे से कहा। ये नसीर की आवाज है। ईश्वर के खातिर पुलिस न आए तब तक दरवाजा मत खोलना। श्रीकांत ने सहमत होके हाँ में सिर हिलाया। नीता बेडरूम के दरवाजे के पास पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी। सीधे दरवाजा खोलो सुशील, नहीं तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। बाहर से नासिर की कठोर आवाज गूंजी। मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखकर कोई हमारा रास्ता नहीं काटेगा। सुशील ने उसके सूखे होठों पर अपनी जीभ फिराई। अचानक उसे उस रिवॉल्वर की याद आई जो नासिर ने उसे दी थी। उसने झट से रिवॉल्वर निकाल ली। बेशक ऐसा करते समय उसका हाथ कांप रहा था। उसने जीवन में पहली बार रिवॉल्वर जैसा हथियार थामा था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सुशील ने श्रीकांत की ओर सहमी हुई दृष्टि से देखा। सुशील क्यों डरता है? इस बार श्रीकांत ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। तुम्हारे पास भी रिवॉल्वर है। जैसे ही वह दरवाजा खोले, उसे गोली मार दो। क्या तुम्हें रिवॉल्वर चलाना नहीं आता? चलाना आता तो है, लेकिन निशान लगाना नहीं आता, इसलिए मेरी गोली उसे नहीं लगी तो। खैर तुझे तो आता है ना, तो ले ये रिवॉल्वर, तू ही उसे मार देना, कहकर सुशील ने उसके हाथ में रिवॉल्वर रख दी। श्रीकांत के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव उभर आए। नीता की आवाज से चीख निकल गई। सुशील ने उसे घूर कर देखा। वह डर गई थी। उसी समय दरवाजा टूट गया। नीता ने अपनी पीठ घुमाई और बेडरूम में आ गई। इसके पीछे श्रीकांत और श्रीकांत के पीछे सुशील था। बेशक इस बीच उसने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए ड्राइंग रूम की लाइट बंद कर दी और फिर एक सोफे के पीछे कूद गया। नासिर की रिवॉल्वर से गोली चल गई, जो ड्राइंग रूम में लगी। भगवान जाने गोली कहाँ लगी, लेकिन इतना साफ था कि तीनों में से किसी को गोली नहीं लगी। उसी समय बेडरूम की लाइट भी बंद हो गई। शायद नीता या श्रीकांत ने भी सुशील की तरह बेडरूम की भी बत्ती बुझा दी थी। नासिर का शरीर अंधेरे में डूब गया। इस बीच दूसरी गोली बेडरूम की ओर चलाई थी, जिससे साफ था कि उसे नहीं पता था कि सुशील सोफे के पीछे छिपा है। वह अंधेरे में सावधानी से बेडरूम की ओर बढ़ा। इसी दौरान 5 गोलियां चलीं। नीता के साथ साथ श्रीकांत की चीखें भी बेडरूम में गूंज उठीं। नीता की दर्द भरी चीख सुनकर सुशील कांप उठा। अचानक पुलिस सायरन की आवाज हवा में गूंज उठी। सायरन की आवाज उस बिल्डिंग के पास से ही आ रही थी। क्या हुआ नीता को? क्यों नीता और श्रीकांत की चीख निकली? क्या दोनों नसीर के निशाने का शिकार बन गए या बच गए? नसीर भाग जाएगा या पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा? चैप्टर 3 नीता का खून।
सायरन की आवाज आते ही नसीर पुलिस के आने से पहले भागना चाहता था। वो दरवाजे के ओर दौड़ पड़ा। सुशील ने देखा कि नसीर की परछाई दरवाजे के पास से बाहर निकलती दिखाई दी। उसने तुरंत बेडरूम में जाके श्रीकांत को आवाज लगाई, श्रीकांत कहाँ है तू और निता भाभी ठीक हो ना? इधर से श्रीकांत की आवाज आई। वो बोला, मैं तो ठीक हूँ पर। इतने में ही सुशील ने अंधेरे में स्विचबोर्ड खोज के बेडरूम की लाइट चालू कर दी। वो सामने देख ले शॉक्ड हो गया। नीता को सब गोली लग गई थी और वो नीचे जमीन पे गिरी पड़ी थी और खून बहे जा रहा था। श्रीकांत को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो कुछ बोल या समझ ही नहीं पा रहा था। नसीर दौड़ते हुए सीढ़ियां उतार रहा था। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा कि सब इंस्पेक्टर विवेक के साथ टकराया। इतनी जल्दी से आकर टकराने वाले को इंस्पेक्टर विवेक ध्यान से देखने लगे। नसीर भी पुलिस को देखकर घबराने लगा। वो जल्दी से निकलने लगा कि इंस्पेक्टर ने उसे रोक दिया। इंस्पेक्टर विवेक उसे अच्छी तरह से जान गए थे कि ये नसीर है जिस पे अभी 35 केस चल रहे हैं। इंस्पेक्टर ने नसीर को देखते हुए पूछा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? नसीर ने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे काम से बाहर जाना है। इंस्पेक्टर ने उस पे शक करते हुए पूछा, ये गोली चलने की आवाज आई उसमें कहीं तुम्हारा तो हाथ नहीं? नसीर हड़बड़ाते हुए बोला, मैं नहीं तो। इंस्पेक्टर के साथ मेजर राजपाल, प्रताप और 2 हवलदार भी आए थे। मेजर राजपाल सीआईडी के बड़े अफसर थे और प्रताप उनका जूनियर है। इंस्पेक्टर ने एक हवलदार को देखते हुए कहा, रामू इसकी तलाशी लो जरा। ये सुनकर उस हवलदार ने जल्दी से नसीर की तलाशी लेने लगा। तलाशी लेते हुए उसकी पॉकेट में से एक रिवॉल्वर निकली। इंस्पेक्टर ने नसीर को देखते हुए रिवॉल्वर ली और गन पॉइंट को सूंघने लगे। उसमें से अभी ताज़ा गोली चलाई हो इसे बारूद की गंध आने लगी। इंस्पेक्टर ने मेजर साहब की ओर देखते हुए कहा, मेजर साहब इसमें से अभी थोड़ी देर पहले ही गोली चली है। फिर इंस्पेक्टर के कहने पर एक हवलदार ने नसीर को हथकड़ी पहनाई और दूसरा हवलदार ऊपर के फ्लोर्स पे देखने चला गया कि गोली कहाँ चली थी। ये श्रीकांत के फ्लैट पे श्रीकांत नीता के पास बैठ के रोए जा रहा था। सुशील उसे तसल्ली देते हुए बोला, श्रीकांत अपने आप को संभालो। श्रीकांत रोते हुए बोला, कैसे संभालूं सुशील, मुझे बचाने के लिए नीता ने अपनी जान त्याग दी। फिर वो नीता को पकड़े बोला, क्यों नीता, क्यों तुम उस समय मेरे सामने आ गई? गोली मुझे ही लग जाने दी होती। कहकर श्रीकांत जोर जोर से रोने लगा। सुशील ने श्रीकांत को हौसला देते हुए कहा, श्रीकांत होनी को कोई नहीं टाल सकता। तू थोड़ा शांत हो जा, लगता है पुलिस नीचे ही होंगी, में जाके बुलाया हूँ। कहकर सुशील फ्लैट से बाहर निकला। तभी दूसरा हवलदार ऊपर आ रहा था। उसने सुशील को देखा और पूछा, ये किस तरफ गोलियां चली है? यहाँ से। उसने श्रीकांत के फ्लैट की तरफ निशाना किया। हवलदार ने उस तरफ देखते हुए कहा, मैं अभी नीचे जाके बड़े साहब को बताता हूँ पर तुम ये से कहीं भी मत जाना। मैं चाहूँ फिर भी नहीं जा सकता। सुशील ने निराश होते हुए कहा। हवलदार ने उसे देखते हुए पूछा, क्यों? सुशील ने कहा, जिस फ्लैट में गोलियां चली है वो मेरे दोस्त का है और गोली उसकी पत्नी को लगी है। हवलदार ने एक बार फिर फ्लैट की ओर नीचे चला गया और सुशील उनके आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर के साथ सभी ऊपर आए। पुलिस के पीछे नसीर को देखकर वह एक बार के लिए तो वो डर गया, लेकिन उसके हाथों में हथकड़ी देखकर वो थोड़ा शांत हुआ। इंस्पेक्टर ने सुशील को देखकर सवाल किया, जी आप कौन? सुशील ने सीरियल आते हुए कहा, मैं सुशील, श्रीकांत का दोस्त हूँ। सुशील इंस्पेक्टर को देखकर फ्लैट की ओर बढ़ गया। इसके पीछे सब अंदर आए। अंदर बेडरूम के दरवाजे पर नीता बेजान सी पड़ी हुई थी। खून भी काफी बह गया था और श्रीकांत बैठा रो रहा था। इंस्पेक्टर सबको तसल्ली के लिए नीता की नस चेक करने लगे, नहीं तो वो नीता को इस तरह देखकर ही समझ गए थे कि नीता मर चुकी है। उन्होंने मेजर साहब की ओर देखते हुए, सर यह मर्डर केस है। मेजर साहब ने हाँ सिर हिलाया। मेजर साहब ने सुशील को देखते हुए, गोली किसने चलाई थी? सुशील ने डरते हुए नासिर की ओर इशारा किया। सब नासिर की ओर देखने लगे। नासिर जोर से बोलने लगा, ये झूठ बोल रहा है, मैंने गोलियां नहीं चलाई।
तब सुशील अचानक से बोला, मैं सच बोल रहा हूँ सर, गोली उसने ही चलाई थी, उसकी पॉकेट में अभी तक रिवॉल्वर पड़ी होगी। इंस्पेक्टर ने उसे जवाब देते हुए, हाँ मिला है और हमने वह जब्त कर ली है, उसमें से अभी ताज़ा गोलियां भी चलाई गई है। नासिर फिर से बोल पड़ा, आप सब मुझे मिलकर फंसाना चाहते हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेजर साहब ने चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ नासिर, अब तुमने एक भी शब्द मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। नासिर चुप हो गया और सुशील की ओर गुस्से भरी निगाहों से देखने। सुशील ये देखकर सम गया। यहाँ क्या क्या हुआ था, सुशील हमें सब बताइए, कहकर मेजर साहब कहकर सुशील की ओर देखने लगे। सभी सुशील के बोलने का इंतजार कर रहे थे। सुशील के कुछ न बोलने से प्रताप गुस्से से बोल पड़ा, मिस्टर सुशील शांत क्यों हो? मेजर साहब कुछ पूछ रहे हैं। सुशील अभी भी डर रहा था, ये देखकर मेजर साहब ने पूछा, तुम डर क्यों रहे हो? वह लोग मुझे मार देंगे, सुशील ने डरते हुए कहा। मेजर साहब ने पूछा, कौन? उसने एक बार नासिर को देखा। मेजर साहब समझ गए कि वह नासिर से डर रहा है। उन्होंने कहा, तुम नासिर से डर रहे हो, वह हमारी गिरफ्त में है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। सुशील घबराते हुए बोला, नासिर अकेला नहीं है, रहमान भी उसके साथ था, शायद आपको देखकर वह भाग गया होगा। मेजर साहब ने कुछ देर के बाद कहा, आपको कुछ नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप बेफिक्र रहिए और यहाँ क्या हुआ वह सब हमें बताइए। चैप्टर 4 पुलिस स्टेशन। सुशील ने नसीर के आने से लेके नीता के खून होने तक सब पुलिस को बता दिया। साथ में ये भी बता दिया कि नसीर और रहमान जमशेद के आदमी थे। जमशेद अंधेरी दुनिया का बादशाह कहलाता था। विशालगढ़ में बड़े से बड़ा आदमी या छोटा आदमी भी उसे जानता था। उसका नाम सुनते ही लोगों में खौफ दिखने लगता था। इंस्पेक्टर विवेक ने सब उनकी पॉकेट डायरी में नोट किया। ये सुनकर मेजर साहब ने कहा, मिस्टर सुशील, आपके कहने के मुताबिक जब नसीर यहाँ आया तब यहाँ 3 लोग मौजूद थे। आपके दोस्त श्रीकांत और उनकी पत्नी नीता, यानी कि आपको पहले से पता था कि आपके दोस्त की जान खतरे में है। मेजर साहब के इस सवाल पूछने के बाद सब सुशील की ओर देखने लगे। सुशील ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। कैसे? उन्होंने फिर से पूछा। सुशील घबराहट के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे फिर से चुप देखकर कैप्टन प्रताप बोला, मिस्टर सुशील, आप बार बार क्यों चुप हो जाते हो, जवाब दीजिए। आपको कैसे पता चला कि मिस्टर श्रीकांत की जान खतरे में है? आपको क्या कोई सपना आया था? सुशील ने गहरी सांस ली और बोला, मैं ही नसीर और रहमान के साथ आ रहा था श्रीकांत को मारने के लिए। ये कहकर उसने नजरें झुका ली। सब चौंक गए। श्रीकांत भी हैरान हो गया। सुशील ने आगे के कहना शुरू किया और सब बता दिया सिवाय के ब्लैक टाइगर के फोन को छोड़ के। मुझे माफ कर दो श्रीकांत, मेरा तुमको मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं मजबूर था। सुशील ने श्रीकांत से माफी मांगते हुए कहा। मजबूरी क्या थी आपकी मिस्टर सुशील? इंस्पेक्टर विवेक ने पूछा। वो मैं नहीं बता सकता इंस्पेक्टर, सुशील ने अफसोस के साथ कहा। इंस्पेक्टर ने उसको देखते हुए कहा, पुलिस से कुछ भी छिपाना अपराध होता, आप जानते ही होंगे। सुशील ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, जब आपको बताना होगा मुझे बता दीजिएगा, लेकिन ये बात जरा याद रखिएगा मिस्टर सुशील। मेजर साहब बोले, जो लोग खुलेआम किसके घर आकर गोली चला सकते हैं और मार सकते हैं, वो किसी भी वक्त आपको ढूंढ सकते हैं और ये करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए आप नहीं बताकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। फिर भी आपकी मर्जी। इंस्पेक्टर विवेक अपने डिपार्टमेंट में फोन करने के लिए दूसरी तरफ भाग गया। इस तरफ मेजर साहब और प्रताप श्रीकांत से पूछताछ करने लगे। आपकी क्या दुश्मनी जमशेद या उनके आदमियों से? मेजर साहब ने श्रीकांत से पूछा। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी इन लोगों से। मैं तो ये जानकर हैरान हूँ कि सुशील इन सब की चंगुल में कैसे फंस गया। श्रीकांत कहकर चुप हो गया। इंस्पेक्टर के फोन करते ही थोड़े समय के बाद फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और लेडी पुलिस वहां आ गए थे। तभी अचानक सुशील को कुछ याद आता और घबरा के जल्दी से इंस्पेक्टर के पास आता और कहता कि इंस्पेक्टर मुझे घर जाना होगा। इंस्पेक्टर विवेक भी कंफ्यूजन में कहते हैं, क्यों, आप अभी घर नहीं जा सकते?
सुशील कहता है, मेरा जाना जरूरी है, सुधा घर पर अकेली है, कहीं जमशेद के आदमी रहमान ये से कहीं मेरे घर न गया हो। उसकी बात सुनकर मेजर साहब बोले, सुधा ये कौन है? सुशील ने जल्दी से कहा, सुधा मेरी बहन है सर, और वो घर पे अकेली है, मैं इन सब में उसे कैसे भूल गया। मेहर साहब ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं मिस्टर सुशील, वह आपके घर नहीं गया होगा, वह तो अभी उसके साथी दारू को खबर पहुंचाने लगा होगा कि उनका एक साथीदार पकड़ा गया है। चिंता की कोई बात नहीं, आप अपनी बहन को यहाँ बुला दीजिए, मैं यहाँ से एक हवलदार भेज रहा हूँ आपकी बहन को लेने के लिए, आप उन्हें फ़ोन करके बता दीजिए और कहिएगा कि आने वाला कोई पुलिस वाला ही है, वह जान के फिर दरवाज़ा खोलें। सुशील हाँ मैं सिर हिला के दूसरी तरफ सुधा को फ़ोन करने लग गया। अपार्टमेंट के नीचे आसपास के रहने वाले लोग जमा हो गए थे, चौकी धनी उनको सब बता दिया था। एक हवलदार नीचे आया और सबको अपने अपने घर जाने का संदेश दिया, फिर वो मेजर साहब के कहने पर सुधा को लेने के लिए सोशल के घर पर चला गया। कुछ देर में सब काम हो गया और सुधा भी आ गई थी, नीता की लाश को भी एम्बुलेंस लेकर चली गई थी। ये सब होते रात के 3 बजे रहे थे। मेजर साहब ने श्रीकांत और सुधा की सुरक्षा के लिए फ्लैट के बाहर 2 हवलदार का पहरा लगा दिया था और सुशील की सुरक्षा के लिए उसे उन लोगों के साथ पुलिस स्टेशन आने को कहा। उनके मुताबिक सुशील के लिए सुरक्षित जगह लॉकअप से बेहतर कोई नहीं। सुशील भी इस बात के लिए मान गया और उनके साथ पुलिस स्टेशन चला गया। सबको पुलिस स्टेशन पहुंचने में रात की 3:30 बज रहे थे। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही नासिर को एक लॉकअप में बंद कर दिया और सुशील को दूसरी लॉकअप में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर विवेक, मेजर राजपाल और कैप्टन प्रताप तीनों जाकर वहां कुर्सियों पर बैठ गए। उन लोगों के आते ही थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर के फ़ोन की रिंग बजी। वो फ़ोन देखकर चौंक गए। अरे जल्दी से फ़ोन उठाते हुए बोले, जी सर। फ़ोन पर डीएसपी थे। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, तुमने अभी किसी नसीर नाम के आदमी को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर ने तुरंत जवाब दिया, आंसर पर आपको कैसे मालूम चला? वह मायने नहीं रखता और मैं जो कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। डीएसपी ने इंस्पेक्टर को ऑर्डर देते हुए कहा। जी सर बोले इंस्पेक्टर न कहा। तभी सामने से प्रताप ने इंस्पेक्टर विवेक को इशारा करते हुए फ़ोन स्पीकर पर रखने को कहा। इंस्पेक्टर ने तुरंत फ़ोन स्पीकर पर किया। तभी डीएसपी की आवाज़ आई, तो सुनो, तुमने अभी नजीर नाम के आदमी को गिरफ्तार किया है, उसे छोड़ दो। बहुत दिनों ये सुनकर चौंक गए। इंस्पेक्टर ने कहा, सर मैं उसे नहीं छोड़ सकता, यह मर्डर केस है, इसमें नीता नाम की एक औरत का मर्डर हुआ है और नासिर भी वहाँ रिवाल्वर के साथ पकड़ा गया है। वह मैं नहीं जानता, पर तुम उसे छोड़ दो। और रही बात रिवाल्वर की, तो तुम्हें उसके पास से कोई रिवाल्वर नहीं मिली, यह ध्यान रखना। सर पर इतना ही नहीं, फ्लैट पर नासिर के कई जगह फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं और उसके खिलाफ गवाह भी है। सामने से डीएसपी बोल, फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे और गवाही भी नहीं होगी। वह तो अपनी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को फ़ोन कर दिया। इंस्पेक्टर ने लापरवाही से कहा, और जिसका मर्डर हुआ है नीता, उसका पति श्रीकांत सुबह यहाँ स्टेटमेंट लिखवाने आने वाला है। इंस्पेक्टर ने कहा। सामने से आवाज आई, तुम कोई स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, तुम सिर्फ उसकी बात सुनना है। और दूसरी बात, जिसको तुमने सुरक्षित किया है उसे भी नासिर के बाद छोड़ दो, और श्रीकांत के फ्लैट के बाहर 2 हवलदारों को पहरे के लिए लगाए हैं, उन्हें भी वापस पुलिस स्टेशन बुला लो। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन 3 लोग आएंगे, उसमें से एक है एडवोकेट कामदेव शर्मा, तुम्हें उनके साथ नासिर को भेजना है। और वह गवार भी है, तुझे इस रात गोलियां चली थी, उसे रात नासिर उनके घर था। उनके घर पर इंस्पेक्टर असमझ से पूछने जा रहे थे कि सामने से आप फिर से आवाज आई, तुम शायद बोल रहे हो फ्रॉम देव शर्मा। वह बयान देंगे कि जिस रात गोलियां चली थी उस रात नासिर उनके घर उनके जन्मदिन की पार्टी में आया था। रिस्पेक्ट करने फिर से कहा, और सर सुशील को कैसे छोड़ दे, वो इन लोगों की रास्ते काटा बन गया है, यहाँ से जाते ही वो उसकी जान को खतरा है और हमारी नौकरी के लिए ये जानकर भी हम उसे। इंस्पेक्टर की बात को काटते हुए डीएसपी ने कहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है और मेरी बात सुनने में ही तुम्हारी नौकरी की भलाई है। ये कहकर सामने से फ़ोन कट जाता है। इंस्पेक्टर भी निराश होकर फ़ोन रख देता है। चैप्टर 5 कैप्टन प्रताप। फ़ोन डिस्कनेक्ट होते ही वहां पर शांति छा गई।
कैप्टन प्रताप चुप्पी तोड़ते हुए गुस्से में बोला, मेजर साहब ऐसे ऑफिसरों को तो एक ही दिन में नौकरी से निकाल देना चाहिए। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ पर यह एक स्थानिक पुलिस केस है। मेजर साहब बोले, तो क्या हुआ? किसी भी केस को लेने के लिए सरकार ने आपको एक खास परमिशन दी है। प्रताप ने कहा। मेजर साहब कुछ सोचते हुए बोले, हाँ। पर क्या मेजर साहब? प्रताप ने पूछा। मेजर साहब ने उसे देखते हुए कहा, मुझे कल सवेरे की फ्लाइट से अहमदाबाद जाने के लिए निकलना है। तो मैं ये केस कैसे हाथ ले सकता हूँ? आप ना ले सको तो ये कैसे मुझे लेने दो, आप आए। जी साहब से रिक्वेस्ट करके इस केस की तलाशी मुझे सौंप दीजिए, बाद में मैं सब देख लूँगा। प्रताप ने सामने देख कर कहा। इंस्पेक्टर विवेक ने भी मेजर साहब से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ मेजर साहब ये केस कैप्टन प्रताप को सौंप दीजिए, मुझे तो ऊपर से दबाव है, तुम्हें कुछ नहीं कर सकता पर कैप्टन प्रताप मेरी जगह इस केस की तलाशी कर सकते हैं और न्याय दिला सकते हैं। उन दोनों की बात सुनकर मेजर साहब आईजी साहब को फ़ोन करने लगते हैं। 4-5 रिंग के बाद सामने से आवाज़ सुनकर वह बातचीत करते हैं। थोड़ी देर बाद बातचीत खत्म करके फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हैं। फिर उन्होंने प्रताप की ओर देखकर उसको परमिशन दे दी। थैंक यू वेरी मच सर, अब आप घर जाकर आराम कीजिए और आप भी जाइए इंस्पेक्टर विवेक, प्रताप ने कहा। पर मैंने DSP साहब को, इंस्पेक्टर कह रहे थे कि प्रताप ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, उन्होंने कहा वैसा ही होगा, आप आराम से जाइए। कुछ देर बाद मेजर साहब और इंस्पेक्टर विवेक दोनों अपने अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद प्रताप आकर विवेक की कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा है गंभीर हो गया। थोड़ी देर बाद पुलिस कंपाउंड में एक वाइट मर्सिडीज आकर रुकी। उसमें से 3 आदमी बाहर निकले। तीनों अंदर आकर प्रताप के सामने आए। उनमें से एक बोला, मैं कामदेव शर्मा हूँ, हाईकोर्ट का एडवोकेट। जी बैठिए, प्रताप शिष्टाचार से उन्हें देखते हुए कहा। तीनों वहां रखी कुर्सियों पर बैठ गए। ये मेरे दोस्त है कांतिलाल दुबे, यहाँ की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी मल्होत्रा कंपनी के मैनेजर। और ये है मिस्टर कमलकांत, होटल पैसिफिक के मालिक। वाह, आज तो पुलिस स्टेशन के भाग्य ही चमक गए, आप जैसी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ आई है। प्रताप ने कहा। आप हमारी तारीफ कर रहे हैं कि मजाक? कामदेव शर्मा ने गंभीर होते हुए पूछा। कमाल करते हो साहब, मेरी ये मजाल कि मैं आप जैसे सज्जनों की मजाक करूं। नहीं साहब, आप बैठिए ना। प्रताप ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। आपको DSP साहब का फ़ोन तो आया होगा, कामदेव शर्मा ने कहा। जी, प्रताप ने हमें सिर हिलाया। वो फिर से बोले, वेरी गुड, मैं नासिर को लेने आया हूँ, वो नासिर जिसकी आपने गलतफहमी के कारण मानिक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। हाँ, अब तो मुझे भी लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्रताप ने कहा। गलती? कैसी गलती? कामदेव शर्मा ने असमझ के भाव से पूछा। नासिर को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाने की गलती, प्रताप ने उनको देखते हुए कहा। और वो कैसे? कामदेव शर्मा, तब मैंने फालतू में ही सरकार का पेट्रोल जलाया। मुझे पता होता कि नसीर, जिस पर कम से कम 35 केस चल रहे हैं, जो पेशेवर अपराधी है, उन नसीर साहब के आप लोग जैसे बड़े और सज्जन लोगों के साथ जान पहचान है, तो मैं उन्हें लॉकअप में डालने की बजाय रेस्टोरेंट में ले जाता, चाय कॉफ़ी पिलाता और वहीं से सम्मान के साथ उन्हें रवाना करता। प्रताप ने एक एक बात पर जोर देते हुए कहा। सब इंस्पेक्टर कामदेव शर्मा गुस्से में बोले। वह प्रताप को इंस्पेक्टर विवेक समझ रहे थे और प्रताप भी उन्हें सच बताना नहीं चाहता था। उन्होंने फिर से गुस्से भरी आवाज में, आप हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कि आपकी जुबान ही ऐसी है। आपकी दूसरी बात ही सही है मिस्टर शर्मा, और पहली बात का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं, तो मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। मुझे क्या करना है? प्रताप ने पूछा। नासिर को बुलाए, कामदेव शर्मा ने प्रताप को घूरते हुए कहा। जी बिल्कुल, ये कहकर प्रताप ने एक हवलदार को इशारा किया। वो हवलदार जाकर नासिर को ले आया। आइए नसीर साहब, देखिए आपको लेने के लिए कौन आए हैं, प्रताप ने नसीर से कहा। नसीर प्रताप का ये बात करने का लहजा देखकर हैरान था और कामदेव शर्मा गुस्से से प्रताप को देखे जा रहा था। प्रताप ने ये देखकर कहा,
क्या हुआ एडवोकेट साहब, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उद्धरण। कामदेव शर्मा ने गुस्सा दबाते हुए कहा, मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात पर प्रताप ने मुस्कुरा के कहा, क्यों? एडवोकेट साहब, मैं क्या कोई पहेली हूँ जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो? उद्धरण। वो जो भी हो, पर एक बात तो सही है कि आप बहुत चालाक है, या इस ड्यूटी की वजह से आपको ये संदेश मानना पड़ रहा है? उद्धरण। आपकी दोनों बात गलत है एडवोकेट साहब। सही बात तो यह है कि मुझे मेरी नौकरी से बहुत लगाव है और हमसे बड़े ऑफिसर के आदेश को मनाना मेरा परम कर्तव्य है। आप जैसे सज्जनों का आदेश मानने में ही हमारी भलाई है। प्रताप ने उनको कहा, हम ऐसे ही काम करते रहिए इंस्पेक्टर, एक दिन जरूर आपकी प्रगति होगी। कामदेव शर्मा ने कहा, जी जरूर, आप आपकी कृपा बरसाते रहिएगा। कहकर प्रताप अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। फिर वो नसीर के पास जाने लगा और हवलदार को वहां से जाने को कहा। उसने अपनी पॉकेट में से चाबी निकलकर नसीर की हथकड़ी खोलने लगा और आकर बैठ गया। नसीर प्रताप का व्यवहार देखकर वह उसे ही प्रताप को देखे जा रहा था। नसीर को यूं अपनी तरफ देखकर प्रताप बोला, मुझे क्या देख रहे हैं नसीर साहब, इन 3 सज्जनों से मिलिए, यही आपको लेने आए हैं। उद्धरण। नसीर ने कामदेव शर्मा, कांतिलाल दुबे और कमलकांत को देखा। मुझे और इन दोनों को ध्यान से देख लो नसीर। कामदेव शर्मा ने नसीर को देखते हुए कहा। जी। नसीर ने आश्चर्य से पूछा, बेहरा हो गया है क्या? कामदेव शर्मा ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं नहीं। नासिर हड़बड़ा के बोला, मैंने कहा है कि तुम हम तीनों को ठीक से देख लेना। नासिर ने उन्हें ध्यान से देखा। कांतिलाल और कमलकांत का परिचय कराने के बाद कामदेव शर्मा ने पूछा, अगर आपको भविष्य में हमें पहचानने की जरूरत पड़े तो आप हमें पहचान लेंगे? हाँ, नासिर ने दृढ़ स्वर में कहा। वेरी गुड, अब बैठ जाओ। नासिर एक कुर्सी पर बैठ गया और प्रताप को घूरने लगा। प्रताप मनोमन बहुत असमंजस में थे, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। नासिर के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वो कोई व्यक्तिगत शिकार हो। नासिर, कामदेव शर्मा फिर बोला, तुम कल रात मेरे जन्मदिन की पार्टी में मेरे घर आए थे। श्रीकांत की पत्नी की हत्या हो गई थी, तुम उस समय भी मेरे फ्लैट में थे। मेरा फ्लैट श्रीकांत के बगल में है। देर रात जब आप बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे तो सब इंस्पेक्टर विवेक ने आपको किसी गलतफहमी के कारण गिरफ्तार कर लिया। क्या आप समझ रहे हैं कि मेरा मतलब क्या है? ये दोनों भी मेरे साथ थे। कामदेव शर्मा ने कांतिलाल और कमलकांत की ओर इशारा करके कहा, मतलब हम चारों वहां थे? जी। नसीर ने हमें सिर हिलाया। और कुछ? कामदेव शर्मा ने नसीर से पूछा। मेरी रिवॉल्वर, नसीर बोला। भूल जाओ कि तुम्हारी जेब में रिवॉल्वर थी, कामदेव शर्मा ने आराम से बैठकर कहा। लेकिन सब इंस्पेक्टर साहब ने खुद ही मेरे पॉकेट से रिवॉल्वर जब्त कर ली। अच्छा, कामदेव शर्मा ने मुस्कराकर कहा, आप खुद ही इंस्पेक्टर विवेक से साहब से पूछिए कि क्या उन्होंने आपके पॉकेट से कोई रिवॉल्वर जब्त किया था। इंस्पेक्टर विवेक होते तो जरूर पूछ लेता। नसीर ने उन्हें देखते हुए कहा, ये इंस्पेक्टर विवेक नहीं है। कामदेव शर्मा ने प्रताप की ओर देखते हुए हैरानी से पूछा। थैंक्स गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग।